Good morning बच्चों. This is your class 5th online class. As you know, I am your science teacher Pratima Jaiswal. बच्चों, today we are learn chapter 7, Earth, Sun and Moon. The first video would be given. You know the first video of chapter 7. We will discuss about our solar system. Here the sun and the 8 planet makes a solar system. We would discuss about the solar system in our first video. Now we are discuss about the moons or moon. In the first video I would teach you the sun and the 8 planet makes our solar system, and how our planets exist in size and nature, and about the sun and about the earth and about the earth crust. यानी बच्चों कि हमने फर्स्ट वीडियो में जो हमने सीखा था सूरज के बारे में, अर्थ के बारे में या हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, हमने उसको डिस्कस किया. ठीक, हमने ये भी जाना कि अर्थ हमारी 3 लेयर्स में होती है, जिसको हम क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते हैं, और वो किस किस चीज़ का बना होता है, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा. ठीक है, अब हम उसका रिवाइज एंड रिकॉल भी हम कर चुके हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट द मून. तो बच्चों, मून यानी चंद्रमा, या हम इसे कह सकते हैं सैटेलाइट. ठीक है, तो जैसे एक तो हमें मून दिखता है हमारे एटमॉस्फेयर में, नाइट में निकलता है व्हाइट कलर का, तो वो एक सैटेलाइट है, वो हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है. इसी तरह अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग मून्स होते हैं. इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजते हैं, जो हमारे, आपको पता है कि अर्थ में हर जितने भी हमारे कंट्रीज हैं उनके ग्राउंड स्टेशंस होते हैं. एक स्पेस के लिए ग्राउंड स्टेशन बनाए जाते हैं, वहां से स्पेस में सैटेलाइट्स को भेजा जाता है. तो सैटेलाइट क्या करता है, वो जिस प्लेनेट के लिए भेजा जाता है उस प्लेनेट के ऑर्बिट में जाके उनके चक्कर लगाता है. ठीक, तो वो तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हुए. लेकिन जो हमारा मून है वो हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. जिस तरह अर्थ जो है सन के चक्कर लगाती है, अराउंड द सन गोल गोल घूमती है, उसी तरह से मून जो है अराउंड द अर्थ गोल गोल घूमता है. मून सन के चक्कर नहीं लगाता, मून अर्थ के चारों ओर घूमता है. ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारा इलिप्सिस होते हैं, हिंदी में कहते हैं ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, या इलिप्सिस, लूनर इलिप्स और लूनर इलिप्स आता है, और हमारा सोलर इलिप्स आता है. लूनर इलिप्स हमारी मून, उस टाइम क्या होता है कि जब सन है, सन के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो एक टाइम ऐसा होता है कि अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, तब उस टाइम सोलर इलिप्स हो जाता है. और ऐसे चक्कर लगाते लगाते एक बार होता है कि अर्थ और मून के बीच में, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लूनर इलिप्स. मीन्स की हिंदी में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण. ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में मून्स के बारे में पढ़ेंगे. एक तो इसमें मून के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी, हमारा ये जो चैप्टर है मून के बारे में यानी चंद्रमा के बारे में है. तो मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. इसके अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट हर प्लैनेट के लिए कंट्रीज से, अलग अलग कंट्रीज से भेजे जाते रहते हैं. इसके अलावा जो हमारे और जो प्लैनेट्स हैं उनके और अलग अलग मून हो सकते हैं. बहुत से प्लैनेट के अलग अलग अपने मून है. जैसे सबसे ज्यादा मून जो है वो हमारे सैटर्न प्लैनेट का है, उसके ढेर सारे सैटेलाइट्स हैं, ज्यादा है. इस हमारी जितनी भी सोलर गैलेक्सी, हमारी जो सोलर गैलेक्सी है उसमें सैटर्न के सबसे ज्यादा मून पाए जाते हैं. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में. ओके, तो लेट्स गेट अबाउट द चैप्टर. एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट. आपको पता है कि वो ऑब्जेक्ट जो हमारे प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाए उसे कहते हैं हम क्या, सैटेलाइट. ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जिस तरह से प्लैनेट है सन के अराउंड मूव करता है, उसी तरह से सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड मूव करते हैं या पर्टिकुलर प्लैनेट के अराउंड मूव करते हैं. तो एक ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के अराउंड मूव करता है उसे हम कहते हैं सैटेलाइट. ठीक है, सैटेलाइट्स आर 2 टाइप्स, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया कि नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं, जो नेचुरली फॉर्म हो जाते हैं. जिस तरह से हमारा अर्थ नेचुरली फॉर्म हुआ, हमारे मून नेचुरली फॉर्म हुए, तो इस तरह से सैटेलाइट नेचुरली फॉर्म होते हैं.
और जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं ये हर कंट्री द्वारा स्पेस में भेजे जाते हैं। उनका काम होता है कि वो स्पेस में प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और प्लैनेट की फोटो खींचकर भेजते हैं, जिससे कि प्लैनेट के बारे में जानकारी मिलती है कि वहां पर उसका सरफेस कैसा है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या कैसे प्लैनेट के बारे में जानने में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आपको नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट में अंतर पता चल गया होगा। तो अब हम चैप्टर के हिसाब से पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, अवर टुडेज टॉपिक इज मून। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। जैसा कि हमें पता ही है कि वो ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या रिवॉल्व करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट्स। तो हर प्लैनेट का अलग अलग सैटेलाइट्स हो सकते हैं। इट मीन्स कभी भी एक सैटेलाइट दो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्विंग नहीं कर सकता है। एक सैटेलाइट जो रिवॉल्विंग मोशन अगर शो करेगा तो वो केवल एक पर्टिकुलर सैटेलाइट का, यानी कि सैटेलाइट्स पर्टिकुलर प्लैनेट्स के होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक स्टार के चारों ओर ढेर सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक प्लैनेट दो स्टार के चक्कर नहीं लगा पाते। उसी तरह से सैटेलाइट एक प्लैनेट का चक्कर लगा सकता है, एक साथ दो प्लैनेट को के along रिवॉल्व अराउंड मोशन वो नहीं कर सकता है। और एक प्लैनेट के एक से अधिक सैटेलाइट्स हो सकते हैं। जैसा कि एक स्टार के ढेर सारे प्लैनेट हो सकते हैं, वैसे एक प्लैनेट के ढेर सारे सैटेलाइट्स हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए सैटेलाइट्स आर टू टाइप्स। अब सैटेलाइट्स दो तरह के होते हैं, एक हमारा नेचुरल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसा कि मैंने पहले डिफाइन ही कर दिया कि नेचुरल क्या होता है और आर्टिफिशियल क्या होता है। जो नेचुरली फॉर्म प्लैनेट द्वारा बनाए जाते, प्लैनेट के कुछ पार्ट टूट कर जो प्लैनेट के सैटेलाइट बनते हैं वो नेचुरल हैं, और जो आर्टिफिशियली मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। The moon is a natural satellite of the earth. It revolves around the earth in an orbit at the distance of about 3,84,400 kilometer from the earth. The moon has no light of its own. तो अर्थ का जो ऑर्बिट का डिस्टेंस है, जो एक ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, तो उसका मून से अर्थ के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो 3,84,400 किलोमीटर्स का है बच्चों। और आपको ये भी पता है कि मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है क्योंकि वो कोई स्टार नहीं है। और आपको पता है कि हमारे प्लैनेट में ओनली स्टार ही अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो the moon shines in the sky because it reflects the sunlight falling on its surface. लेकिन मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और इसके पास अपना जो है लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी ये शाइन करता है। तो बस इसका रीजन यही है कि ये जो है इसमें सनलाइट पड़ती है, जिससे कि इसमें एक रिफ्लेक्शन आता है, जिसकी वजह से ये चमकदार दिखता है, चमकता हुआ दिखता है। इट ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। और ये जो है जैसे हमारा अर्थ है स्फेरिकल है, वैसे ये भी एक स्फेयर है, स्फेरिकल शेप इसका भी है। आप देखिए चंद्रमा की सरफेस और चंद्रमा की जो सरफेस, जैसे हमारी अर्थ की सरफेस है, तो हमारी अर्थ की सरफेस आपको पता है कि 3 परतों से 3 लेयर है उसकी। पहला क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। तो जो मून की आउटर लेयर जो सरफेस है वो इस तरह से, इसमें इस तरह से होल है, उसका जो स्ट्रक्चर है सरफेस का वो इस तरह से है बिल्कुल। और इसमें कहीं कहीं जगह बिल्कुल होल है। तो इसकी सरफेस हमारे सरफेस की तरह चिकनी नहीं है, सैंडी है, और कहीं कहीं क्लेई है, कहीं इसमें होल्स हैं। ठीक है, इट ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। इट हैज नो एटमॉस्फेयर ड्यू टू विच इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। और इसमें क्या, इसका एटमॉस्फेयर भी नहीं है। इस वजह से ये क्या होता है कि जब इसमें सन रेज पड़ती है तो ये जो है तो ये बिल्कुल गर्म हो जाता है, और जब इस पर रिफ्लेक्शन से केवल लाइट पड़ती है तो ये उस टाइम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। जब इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है या डे के समय ये क्या होता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है, और नाइट के समय ये जो है ये ठंडा हो जाता है।
द सरफेस, तो डे नाइट तो आपको पता है कैसे होता है, जब प्लैनेट में सनराइज पड़ती है तो वो डे होता है और जब सनराइज नहीं पड़ती है तो लाइट होता है, ठीक है। तो द सरफेस ऑफ द मून हैज अ लॉट ऑफ क्रेचर्स, दीज आर फाउंड व्हेन ह्यूज रॉक्स कॉल्ड मेटेरॉइड्स हिट इट्स सरफेस। तो ये जो होल्स बनते हैं, ये जो क्रेटर्स हैं, ये इसे क्रेटर्स कहते हैं, क्रेटा या क्रेटर्स। तो ये जो होल्स या क्रेटर्स है इनके सरफेस से बने होते हैं और इनके क्रेटा बनने का रीजन जो है बच्चों वो है कि जो अदर प्लैनेट से मेटेराइट्स आते हैं वो इनकी सरफेस पे हीट करते हैं। जब इनकी सरफेस पे हीट करते हैं तो इनकी सरफेस वो मेटेराइट्स थोड़े अंदर तक धंस जाते हैं और यहाँ पर एक होल बनता है। जब मेटेराइट्स इनकी सरफेस पे आते हैं तो ब्लास्ट हो जाते हैं और यहाँ पे बिल्कुल होल बना देते हैं, ठीक है। देयर इज ऑल्सो लॉट्स ऑफ माउंटेन्स इन द सरफेस ऑफ द मून, और इसके अलावा मून के सरफेस पे ढेर सारे माउंटेन्स भी पाए जाते हैं, जैसे हमारे अर्थ के सरफेस में माउंटेन पाए जाते हैं। माउंटेन्स हम हाईली क्रस्टी एरिया को हम माउंटेन कहते हैं, तो मून की सरफेस में भी माउंटेन्स पाए जाते हैं। लैंडिंग ऑन द मून, अब देखिए मून पे कितने हमारे साइंटिस्ट जा चुके हैं, किसने लैंड किया, क्या कैसे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लैंडिंग ऑन द मून, तो आपको पता है कि सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। जो लीन आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो उन्होंने सबसे पहले चंद्रमा की जो सरफेस है उस पर अपना फुटप्रिंट रखा था, अपने हम कह सकते हैं अपने कदम रखे थे। फॉलोइड मिनट लेटर बाई एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस इज 28 जून 1969। तो ये लोग जो तीनों साइंटिस्ट का एक टीम था, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस, तो ये सभी क्या थे, तीनों एक साथ एक ही स्पेसशिप में चंद्रमा पे गए थे, लेकिन स्पेसशिप से सबसे पहले जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे थे। यानी सबसे पहले जो मून की सरफेस पे अपना कदम रखने वाले जो हमारे साइंटिस्ट है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो ये लोग 20 जुलाई 1969 में मून पर गए थे। देयर वॉज अ एस्ट्रोनॉट इज अमेरिकन स्पेसशिप, और ये जो अमेरिकन स्पेसशिप के द्वारा गए थे ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे और उस स्पेसशिप का नाम था अपोलो 11, ठीक है बच्चों। द रॉक दैट दे बॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून हेल्प्ड द साइंटिस्ट टू ऑब्टेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मून, और वो वहां से रॉक लेकर आए और उसका वो जो रॉक लेकर आए जो कि साइंटिस्ट को मून की सरफेस के बारे में समझने में बहुत मदद किया और उसके बारे में ज़्यादा ही खोजें की जाने में वो हेल्प दिया। देयर वेयर सम अनमैन्ड मिशन टू द मून, इसके अलावा बहुत से बिना मानव, आप कह सकते हैं मानव रहित या बिना आदमी के स्पेसशिप भी चंद्रमा पे गए। उन्होंने भी चंद्रमा के सरफेस को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। विच ऑप्शन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट द सरफेस ऑफ द मून थ्रू फोटोग्राफ्स, तो उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो उसके लिए वो केवल फोटोग्राफ्स भेजते थे, तो सरफेस का केवल फोटोग्राफ आता था और फोटोग्राफ्स के अकॉर्डिंग ही जो है मून्स के बारे में समझा जा सकता था। अब बच्चों पढ़ेंगे फेजेस ऑफ द मून। आपको पता है कि चंद्रमा, हम कह सकते हैं कि जो हमारा मून है या मून जो होता है डे टू डे अपनी जो है शेप को चेंज करता रहता है। बच्चों एक सैटेलाइट है, तो आपको पता है कि प्लैनेट या ऑर्बिट, प्लैनेट या उसका ऑर्बिट या कोई भी स्टार, तो ये सभी क्या है कि अपने शेप को जितनी तेज़ी से चंद्रमा चेंज करता है उतनी तेज़ी से चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्लैनेट को डिज़ोल्व होने में या उसके शेप को छोटा होने या बड़ा होने में जो है टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेसिंग है। और अगर कोई भी प्लैनेट जब अपने शेप से छोटा हो जाता है तो उसे बड़ा करना, वो बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी प्लैनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो टूटने की वजह से वो छोटे होते हैं, तो उनमें कोई भी पार्टिकल्स जुड़ते कभी नहीं हैं, तो कभी भी शेप को अपने बड़ा नहीं कर सकते कोई भी प्लैनेट। लेकिन हमारा जो मून है वो आप देखते हैं कि कभी बिल्कुल पतली सी रेखा में हमारा मून निकला होता है, बिल्कुल हाफ, और कभी कभी वो फुल मून निकला होता है। तो बच्चों ये क्या है कि जो हमारे
सैटेलाइट तो हमें ऐसा लगता है कि चंद्रमा कभी छोटा हो गया कभी बड़ा हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो बड़ा छोटा नहीं होता है, उस पर सन रेज लाइट का जो इफेक्ट आता है इस वजह से वो हमें उस शेप में दिखाई देता है। तो चंद्रमा के शेप के बड़े और छोटे होने का जो क्वालिटी है उसके कारण ही उसको हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून। ठीक है बच्चों, वी लुक एट द मून, it appear to change its shape every night. Sometimes it is a round ball, sometimes C-shaped, and sometimes it disappear completely. तो कभी कभी क्या होता है कि वो राउंड शेप में होता है, कभी कभी वो सी शेप में होता है, कभी कभी बिल्कुल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है और कभी कभी वो होता ही नहीं है। तो बच्चों ये क्या है कि चंद्रमा का सरफेस छोटा बड़ा नहीं होता है, उसमें जो सनलाइट का इफेक्ट है, मतलब उसके जितने पार्ट पे सनलाइट पड़ता है तो उतना ही पार्ट विजुअल होता है, तो हमें उसी शेप का वो दिखाई देता है। क्योंकि चंद्रमा के पास अपना ओन खुद का लाइट है नहीं, तो जब सनलाइट उसके जितने सरफेस पर रिफ्लेक्ट होकर पड़ता है तो उसका शेप उतना ही विजिबल होता है, तो हमें वो उसी शेप का दिखाई देता है। इसे ही हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून, हिंदी में हम कहते हैं चंद्रमा की कलाएं, या हम इसे कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मून। तो फेजेस ऑफ द मून जो है, तो बच्चों फेजेस ऑफ द मून जो है उसकी वजह से इलिप्स आकार होते हैं, सॉरी फेजेस ऑफ मून हमारे चंद्रमा पाया जाता है, उसके अलावा इलिप्स हमारे मून के अकॉर्डिंग, मून की वजह से हमारे अर्थ या हमारे एटमॉस्फेयर या हमारे ईयर में इलिप्स पाए जाते हैं। इलिप्स को बच्चों हिंदी में कहते हैं हम ग्रहण, और इंग्लिश में इलिप्स। तो एन इलिप्स is a natural phenomenon in which are celestial object or portion of a becomes temporarily invisible as the hidden by the shadow of the another celestial object। जब एक celestial object के द्वारा दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर छाया पड़ने के कारण वो टेम्परेरी इनविजिबल हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं इलिप्स। मींस सन की शैडो या मून की शैडो या किसी भी अदर प्लैनेट की शैडो किसी अगर दूसरे प्लैनेट पर पड़ेगी तो वो कुछ समय के लिए टेम्परेरी इनविजिबल हो जाएगा। ये जो प्रोसेसिंग कहलाएगा बच्चों वो कहलाएगा इलिप्स। ठीक है, तो द रिवॉल्वेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन and the revolution of the moon around the earth cause lunar and solar eclipse। तो बच्चों सन के चारों ओर अर्थ के चक्कर लगाने पर और अर्थ के चारों ओर मून के चक्कर लगाने पर सोलर और लूनर इलिप्स आता है। तो बच्चों लूनर इलिप्स को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इसका देखिए फिगर बना हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ कि जब ये सन है और मून इसका रिवॉल्विंग अराउंड इसका जो है चक्कर लगा रहा है जब इसके चारों ओर, तो क्या होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि सन की जो रेज है वो सन की रेज जो इस तरह से रिफ्लेक्शन से क्या होता है कि मून का जो है शैडो अर्थ का शैडो मून पर पड़ता है। तो इसे हम इस टाइम अर्थ का शैडो मून पे पड़ता है और चंद्रमा पे जो है लाइट का रिफ्लेक्शन भी उतना तेजी से नहीं होता है, बहुत स्ट्रांगली नहीं होता है, और पृथ्वी की जो छाया है, अर्थ की जो शैडो है वो मून पर पड़ती है। तो जितने भाग पे अर्थ की शैडो पड़ती है, कभी कभी ये इसके पूरे सरफेस पे मून की शैडो पड़ती है, मून पर अर्थ की शैडो पड़ती है, और कभी कभी ये शैडो जो है पार्शियली पड़ती है, कहीं किसी भाग पे पड़ती है। तो बच्चों ये देखिए आपको दिख ही रहा होगा कि जब सनरेज आया इधर से तो ये देखिए आपको यहाँ पर ये शैडो मून की अर्थ की पड़ी। तो जब पूरी शैडो पड़ती है तो इसे हम फुल लूनर इलिप्स कहते हैं, और जब ये कुछ पार्शियली शैडोज पड़ती है तो इसे हम पार्शियली लूनर इलिप्स कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है लूनर इलिप्स कैन बी पार्शियली विच अ पार्ट ऑफ द मून मे बी विजिबल और टोटल इन विच द मून इज नॉट विजिबल एट ऑल। तो जब फुल इलिप्स होता है या हम इसे टोटल इलिप्स कह सकते हैं, और जब पार्शियली शैडो पड़ती है तो उसे पार्शियली इलिप्स कहते हैं। और ये लूनर इलिप्स बच्चों हमेशा फुल मून डे के दिन ही आता है, जब चंद्रमा पे लाइटिंग पूरी पड़नी चाहिए, चंद्रमा हमें पूरा गोल राउंड स्पेरिकल विजिबल होना चाहिए, तो फुल मून डे के दिन ही हमें अक्सर
फुल मून डे के दिन ही हमारा जो है लूनर इलिप्स आता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा सोलर इलिप्स। ये देखिए उसमें क्या है कि बच्चों सेम प्रोसेसिंग है। आप देखिए ये रिवॉल्विंग अराउंड द जो मोशन है अर्थ मून का, तो उसमें देखिए सन रे से चंद्रमा की शैडो पृथ्वी पर रही, तो जितने भाग पर चंद्रमा की शैडो पड़ती है तो वो उसे सोलर इलिप्स कहते हैं। कभी कभी चंद्रमा की जो पूरी शैडो पड़ती है, मून की पूरी शैडो अर्थ पे पड़ती है, तो इसे फुल सोलर इलिप्स कहते हैं, टोटल सोलर इलिप्स कहेंगे। और जब पार्शियली इसकी शैडो पड़ती है तो उसे पार्शियली सोलर इलिप्स कहेंगे। सेम एज लूनर इलिप्स का उल्टा है। लूनर इलिप्स में अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है और सोलर इलिप्स में मून की शैडो अर्थ पे पड़ती है। ठीक है बच्चों, और मोस्टली ये जो सोलर इलिप्स है वो नो मून डे के दिन होता है। ठीक है, ये देखिए सोलर ellipse occur when the moon comes between the sun and the earth and the shadow of the moon falls on the earth। जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है और शैडो अर्थ पे पड़ती है तो उस दिन सोलर इलिप्स होता है। आपको पता है कि ये टोटल सोलर इलिप्स और पार्शियल सोलर इलिप्स हो सकता है, ये टोटल भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ द सोलर इलिप्स। सोलर इलिप्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमारे लिए इसकी खास बात है बच्चों। जब सोलर इलिप्स होता है तो उस टाइम जो ये अर्थ सन का सरफेस है जिसे दो भागों में बटा है, कोरोना और कोर, तो जो कोरोना सरफेस है उसमें क्या होता है कि रेडिएशंस या रिफ्लेक्शन कम होने की वजह से उसके सरफेस का अच्छे से अध्ययन किया जा सकता है। देखिएगा, सोलर इलिप्स इनेबल्स अस टू स्टडी द आउटर लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड द कोरोना विच इज अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व ड्यू टू द ब्राइट रेज ऑफ द सन। तो जब सोलर इलिप्स होता है उस टाइम सन की रेज का रिफ्लेक्शन कम होने की वजह से इसके कोरोना सोलर इलिप्स के दिन जो सन की आउटर लेयर है जिसे हम कोरोना कहते हैं, इनके बारे में